ओके, तो हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। हम अपना टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अराउंड अ नॉर्मल ह्यूमन सेल, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जी, इसमें आपने बेसिकली देखना क्या था, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। कुछ सर्टेन आयंस में हमने उनकी जो कंसंट्रेशन है ना, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो याद रखनी होती है। उन इम्पॉर्टेंट आइंस में कौन कौन से हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट आइन कौन सा होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, कौन कौन से कहे मैंने? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स। इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं आपके पास? दो, सोडियम और पोटेशियम। उसकी रीजन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी इन दो आइंस का नॉर्मल से हट के इम्बैलेंस हो जाएगा, तब जो है वो आपका मेम्ब्रेन, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। कि अगर नॉर्मली सोडियम आउटसाइड द सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मोर इन नंबर है, मोर इन क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर सोडियम इनसाइड द सेल इंक्रीज कर गया तो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं कहूँ, सोडियम आउटसाइड द सेल ज्यादा होता है, पोटाशियम इनसाइड द सेल ज्यादा होता है, कैल्शियम आउटसाइड, मैग्नीशियम इनसाइड। मतलब ऑल्टरनेट, अभी तक जितने मैंने चार नाम बोले हैं ना, वो ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं। एक बाहर ज्यादा है, एक अंदर ज्यादा है, एक बाहर ज्यादा है, एक अंदर ज्यादा है। ठीक है, आपने सोडियम और पोटाशियम याद करने हैं लाजमी तौर पर। तो अभी जो मैंने बातें बताई हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनता है? कोई बच्चा आंसर करे। मैम बी ऑप्शन। जी, बी ऑप्शन, कि सोडियम इज मोर आउटसाइड द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर, दिस लिपिड बैरियर अलाउज मूवमेंट ऑफ। अब हमें पता है कि लिपिड बायलेयर का क्या मतलब है। हमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता है। उसमें हमारे पास कैसे बनी होती है लिपिड बायलेयर? कि दो लेयर्स होती हैं लिपिड की, और जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होता है किसी किसी जगह पर। हमें प्रोटीन्स नजर आ रहे होते हैं, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है। अब लिपिड एक आप कहते हो ना कि हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। ये आप अपने बच्चे माइक्स बंद कर लो। हम बात करें कि जो लिपिड की लेयर है ना, वो हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। आपको एक केमिस्ट्री का जनरल रूल याद है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अगर कोई चीज क्या कहते हैं लिपिड है, तो उसके अंदर लिपिड वाली चीजें ही सॉल्वेंट, जैसे नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर चीजें डिजोल्व करती हैं, पोलर के अंदर पोलर डिजोल्व करती हैं। जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये नॉन पोलर है। अब इसमें क्या है कि या तो कोई ऐसी चीज इसे डिजोल्व करके चली जाएगी जो कि लिपिड सॉल्युबल होगी, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होगी, या कोई ऐसी चीज इसको क्रॉस करके जाएगी जो बहुत स्मॉल सी होगी, बहुत छोटी, इतनी मान्यूट होगी कि वो उसको इजीली क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, उसको किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा पार्टिकल हुआ जो चार्ज होगा या कुछ भी उसके ऊपर चार्जेस हैं, वो आयन है, कोई बड़ा पार्टिकल है, वो उसको पास नहीं कर पाएगा। उसको किसी ना किसी चैनल के थ्रू, किसी पोर के थ्रू, वो हम देखते हैं कि आगे कैसे कैसे मूव करता है। तो अगर हम लिपिड बाइलर की बात करें कि उस लेयर को कौन कौन क्रॉस कर सकता है, इट्स आइदर ऑक्सीजन, अल्कोहल, नाइट्रोजन और ऑल ऑफ दीज। तो आपके ख्याल से क्या आंसर इसका करेक्ट बनता है? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। यस, एग्जैक्टली, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सबके साइजेस जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं और ये इजीली इसको क्रॉस कर लेते हैं। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कैरियर प्रोटीन अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयन बाय। अब हमारे पास ना दो किस्म की प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट के अंदर हमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब एक होते हैं कैरियर और दूसरे होते हैं चैनल प्रोटीन्स। मैं आपको ना दिखाती हूँ एक डायग्राम में। ये देखो, एक एक बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोटीन चैनल बना हुआ है। इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल मूव करे ना, वो इस वाले चैनल के थ्रू मूव कर लेगा। दूसरी साइड पे एक कैरियर प्रोटीन बना हुआ है। इसने क्या करना है, इसके साथ इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इसके साथ जब भी कोई ये वाला पार्टिकल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर से कोई पार्टिकल अटैच हुआ, इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे।
और वो इसको इनसाइड मूव करने की इजाजत दे देगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन है इसमें तो एक चैनल, प्रोटीन चैनल जो है दूसरे चैनल्स, उसके अंदर बिल्कुल एक चैनल बना हुआ है, उससे आयन आएगा, कोई आयन नहीं बल्कि कोई एक ऐसी अनचार्ज पार्टिकल आया और उसने क्रॉस कर लिया है इजीली। जो मैं आपको कह रही हूँ, हमारे पास एक चैनल प्रोटीन्स है और एक कैरियर प्रोटीन्स है। चैनल प्रोटीन्स में ना इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इसका जो इनसाइड लाइनिंग है ना, इसमें वाटर होता है। यानी ये जो ये वाला चैनल बना हुआ है, ये जो एक आप उसको कह रहे हो, ये वाला इतना पार्ट जो है, इसके अंदर ना पानी होता है। तो उस वाटरी स्पेस के अंदर से या तो वाटर मूव करेगा या कुछ सिलेक्टेड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी साइड पर अगर हम कैरियर प्रोटीन्स देखें, इसमें मैं आपको दोबारा बताया, कैरियर प्रोटीन्स में ना अब दो कैटेगरीज आती हैं। एक वो है जो कि एनर्जी को यूज करेगी और एक वो है जो एनर्जी को यूज नहीं करेगी। जो एनर्जी को यूज करके मूवमेंट करवाएगा, मैं उसको बोल दूंगी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और जो एनर्जी के बगैर करवाएगा, लेकिन सिंस उसके अंदर प्रोटीन कैरियर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अंदर कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? एक ऐसी डिफ्यूजन जहां पर मूवमेंट हो रही हो आयंस की, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही होती। उन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास जो प्रोटीन्स है ना, वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। जो दूसरे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर से वाटर बेसिकली मूव करता है। अलाउ उसको क्या करेगा कि वाटर को फ्रीली मूव करने देगा और कुछ सिलेक्टेड आयंस एंड कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट कैरियर प्रोटीन्स, यानी ये सेकेंड टाइप वाले जो कैरियर्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो कैसे मूवमेंट अलाउ करता है आयंस की। क्या उसके अंदर एक्वापोर्स होते हैं? नहीं। एक्वापोर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास ना कुछ सेल्स मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं, उसके अंदर सुराख से बने होते हैं, आप कह लो, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर को अलाउ करना है कि वहां से पास कर लें। ये एक्वापोर्स हम लोग पढ़ते हैं, जब हम रीनल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर एक्वापोर्स आते हैं और वो फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्रिंगिंग कॉन्फर्मेशनल चेंजेस। जी, कैरियर प्रोटीन्स कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब उसके साथ वो आयन आके अटैच करेगा, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और फिर वो उसको अलाउ करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। लेकिन सी में क्या है कि स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट ऑन इट्स इंटीरियर सरफेस। अभी इंटीरियर सरफेस पे तो उसकी अटैचमेंट होगी ही नहीं ना, तो उस चैनल का तो हमें फायदा नहीं है। और जो डी ऑप्शन है दैट वाज फॉर सिर्फ आपकी चेक करने के लिए कि क्या आपको पता है कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी के बगैर भी काम करते हैं, सिर्फ इसलिए वो ऑप्शन मैंने डाला था कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ओनली, यानी कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी यूज करके भी मूवमेंट करने देते हैं आइंस की, लेकिन ओनली ने उसको खराब कर दिया है। ओनली का मतलब है कि सिर्फ एनर्जी यूज करेंगे तभी वो अलाउ करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वाज बी। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिगैंड गेटिंग। अब लिगैंड गेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चैनल है कि उसके साथ कोई ना केमिकल मैम आके अटैच एक्वापोर करेगा। जी बच्चे, मैंने जी ठीक है, मैं आपको एक्वापोर्स बताती हूँ। मुझे ना आपकी सिर्फ एक्वापोर्स वाली आवाज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्वा क्या मतलब है? वाटर। पोर्स का मतलब, पोर का बेसिक मतलब क्या होता है कि सुराख। तो ये ऐसे चैनल्स हमको अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे रीनल के अंदर। रीनल के अंदर अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो ना, तो उसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उस वाले सेगमेंट में बिल्कुल लेटर लास्ट सेगमेंट्स में होता है कि वहां पर एक्वा पोर्स बनते हैं, कैसे सुराख बनते हैं। सुराख आके बेसिकली अटैच होते हैं, एक्वा पोर्स वहां पे अटैच होते हैं जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उन चैनल से ना, उन होल से, उन पोर्स से सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिगैंड गेटिंग। मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसा चैनल होता है लिगैंड गेटिंग कि उसके साथ जब कोई केमिकल स्ट्रक्चर अटैच होगा, चाहे वो कोई केमिकल, वो न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है, वो उसके साथ अटैच होगा, फिर वो गेट को ओपन करेगा। अब इसके अंदर हमारी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले एसिटाइल कोलिन गेटेड है, सेकंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, फिर प्रोटॉन पंप है, सोडियम कैल्शियम पंप है। अब इसके अंदर ना जो सोडियम
पोटेशियम एटीपीएस चैनल है, ये हमारे पास एक आयन गेटेड है, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस अटैच होते हैं उसके साथ, प्रोटॉन पंप में भी आयंस अटैच हो रहे होते हैं, सोडियम और कैल्शियम के अंदर भी आयंस अटैच हो रहे होते हैं। जो केमिकल स्ट्रक्चर अटैच है ना, उसकी एग्जांपल एसिटाइल कोलिन गेटेड में है। इसमें क्या होता है कि एक चैनल आपके पास होता है, उसके साथ एसिटाइल कोलिन अटैच होगा, उसकी अटैचमेंट से जो चैनल है वो ओपन होगा और वो अलाउ करेगा कि जो भी स्ट्रक्चर उसे पास करना चाहता है वो पास कर ले। ठीक है, ये वाला भी जब हम नर्व का करेंगे ना, नर्व वाला चैप्टर करेंगे, उसके अंदर हम इसको देखेंगे भी, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, हम वो स्टडी भी करेंगे। लेकिन सिंस आज हमारा टॉपिक जनरल था, जनरल के अंदर हमने एग्जांपल्स देखनी थी, उसमें हमने देखा कि गेटिंग के अंदर हमारे पास दो चीजें थी, आयन गेटिंग था या लाइगेंड गेटिंग था। तो बाकी तीन एग्जांपल्स आपके पास आयन की है और एक जो एसिटाइल कोलिन वाली है वो लाइगेंड की है, कोई भी केमिकल एंटिटी नहीं उसके साथ अटैच हुआ है और फिर वो गेट ओपन होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वाज अल्फा। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एनर्जी। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिफ्यूजन की हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं बेसिकली, उसमें कोई एक या कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो एनर्जी यूज कर रहा है। अब सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि एक मूवमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, कोई भी स्ट्रक्चर था, कोई भी आपके पास, लेट्स से जैसे हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ देते हैं डिफ्यूजन के, एक साइड पे आपने परफ्यूम स्प्रे किया है और वहां पे ढेर सारे उसके पार्टिकल्स थे, एंड देन जो उसकी फ्रेग्रेंस है दैट वुड स्प्रेड इन द होल रूम, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेटेड जगह से वो लो कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे जाता है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि वहां पर कोई ना कोई प्रोटीन यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोटीन थे, वो चैनल थे कि कैरियर थे, कौन बता रहा है? कोई बच्चा मुझे बताए हमने कौन से प्रोटीन्स करे थे उसमें? कैरियर फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर एक्सीलेंट, कैरियर कैरियर प्रोटीन्स, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमने कहा था कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करे होते हैं, तो उसमें भी हमने कहा था कि अगर वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करा तो हम उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह रहे हैं। तो पहले दो के अंदर तो एनर्जी यूज नहीं हो रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव कहते ही इसलिए हैं कि उसके अंदर एटीपी यूज करे होते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 4D। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है? अब ये भी इंपॉर्टेंट चीजें जी ना, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको ये याद हो गए तो आगे आपकी नर्व फिजियोलॉजी है या इवन आप नेक्स्ट पढ़ते जाओगे ना, तो उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ से समझ आएंगे, तब आपको वो बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हुए होंगे तो इजी लगेगा वो वाला चैप्टर। अब इसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने क्या करना होता है, ये एक ऐसा पंप है जिसने अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक जगह पे अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये फिर भी उसी जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा थी, तो इतना तो कंफर्म है कि इसने सोडियम को आउटसाइड मूव करवाना है, पोटेशियम को इनसाइड मूव करवाना है सेल के, और विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है। अब विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि वो एनर्जी यूज करके, अब एनर्जी यूज करने का क्या मतलब है, मुझे कैसे पता चला कि उसके पंप के नाम के अंदर ही एटीपीएस है, यानी एटीपी की ब्रेकडाउन। ATPase इज ATP की ब्रेकडाउन, यानी एनर्जी यूज कर रहा है। तो 3 सोडियम को वो आउटसाइड द सेल मूव करता है और 2 सोडियम पोटेशियम को वो इनसाइड द सेल मूव करता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बीटा। देन आपके पास क्वेश्चन है, द सोडियम ग्लूकोज पंप प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एपिथेलियम ऑफ किडनी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे भी देखो, आप एक जनरल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, जब हम इसको भी रीनल के अंदर पढ़ेंगे ना, तो आप प्रॉक्सिमल का, फिर आप लूप ऑफ हेनले में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, हर एक सेगमेंट में अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिफरेंट पंप्स जो है ना वो बिल्डअप किया हुआ है। ये एक ऐसा पंप है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है, सबसे पहला पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन का, उसके अंदर पंप होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि, अच्छा यही क्वेश्चन था कि किस तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, क्या वो सिमपोर्ट है, क्या वो को ट्रांसपोर्ट है, क्या वो काउंटर पोर्ट है? अब इन तीनों का मतलब क्या है? सिमपोर्ट का मतलब होता है कि जहां सोडियम जाएगा, जिस डायरेक्शन के अंदर सोडियम जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर ग्लूकोज जाएगा। को ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली द सेम, कि जहां सोडियम जाएगा उसी डायरेक्शन में ग्लूकोज जाएगा। काउंटर पोर्ट का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में सोडियम जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लूकोज जाएगा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज पंप की, दैट इज ऑफ सिमपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो द करेक्ट ऑप्शन वाज डेल्टा, बोथ A एंड B। ये वाला पंप ना बेसिकली आपकी जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना प्रॉक्सिमल पार्ट में से ना, काफी सारे वाटर आयंस इन सब चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, इन्होंने वापस ब्लड के अंदर जाना होता है, तो ये वाला पंप वहां पर मेजरली काम कर रहा होता है, सोडियम ग्लूकोज का पंप, और ये होता है सिमपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट जिसको आप कहते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द रूट फॉर एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। अब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स क्या चीज होती है? आपकी बॉडी के अंदर हर वक्त
कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ टूट रहा है, हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है, कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा है, उस सबको हम क्या बोलते हैं, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर। उसके दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्होंने बॉडी से एलिमिनेट होना होता है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। एक रिएक्शन था वो हुआ और कुछ एंड प्रोडक्ट्स बने जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए थे, तो अब उन्होंने बॉडी से बाहर निकलना है। तो रूट का मतलब होता है कि वो कहाँ कहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट हो सकते हैं बॉडी से। क्या वो रेस्पिरेटरी, क्या वो किडनीज हैं, क्या वो लिवर है, कौन सा ऐसा रूट है जहां से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट होते हैं? तो इट इज ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कि जो गैसेस आपको नहीं चाहिए होती हैं, लेट्स से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट्स से क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं चाहिए हमें, तो उसने एलिमिनेट होना होता है। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें जो एल्वियोलाई के अराउंड कैपिलरीज होती हैं, उसके साथ ब्लड की जो है वो ऑक्सीजन वो एल्वियोलाई को डिलीवर कर देता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस एल्वियोलाई से लेकर लंग से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से फिर हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन आपकी किडनी का फंक्शनल यूनिट है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आयंस या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, या कुछ भी ऐसे सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, इन सब का क्या होता है, ये वाटर आपकी बॉडी को जो एक्सेसिव है वो नहीं चाहिए, तो वो इससे एक्सक्रीट आउट होता है। किडनी से भी होगा, और लिवर भी, जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो टॉक्सिक वेस्ट हैं उन सबको एलिमिनेट करता है लिवर। आपकी बॉडी में कुछ भी किसी को टॉक्सिक जाता है ना, टॉक्सिक से मुराद है कि कोई भी पॉइजनस चीज है, कुछ भी है, तो वो सब लिवर एक्सक्रीट आउट करता है। तो इन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही वो रूट्स हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स को। देन इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ विशियस साइकिल। अब कोई एक अच्छा सा बच्चा पहले मुझे बताए कि विशियस साइकिल क्या होता है। मैम पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को विशियस साइकिल कहते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। विशियस साइकिल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को ही कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो जाके अपने कॉज को दोबारा एनहांस करके खुद दोबारा एनहांस हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, कॉम्प्लिकेटेड सी बात का, कि एक प्रोडक्ट बना, उसने जाके अपने जो कॉजेज थे जो उसको प्रोड्यूस कर रहे थे उनको दोबारा एनहांस कर दिया और मजीद बन गया, फिर वापस किया, दोबारा उनको एनहांस किया, खुद मजीद बन। दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक प्रोडक्ट बना, उसने अपने कॉज को सप्रेस करना शुरू कर दिया कि भाई अब मुझे मजीद मत बनाओ, उसको खत्म करना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना वैसे नेचुरली जो है वो नेगेटिव फीडबैक वाले साइकिल जो है ना वो ज्यादा होते हैं। बहुत कम विशियस साइकिल्स होते हैं, बहुत कम पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं। अब इसके अंदर से आपने देखना था कि कौन सा वाला करेक्ट है। अब फर्स्ट में क्या बता रहा है वो, कि इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय मैम हाई काइंडली स्टूडेंट्स कार्बन को डाइऑक्साइड। लेट इन कर ले। मैंने कर दिया हुआ है सब बच्चों को। इस टाइम ना मुझे कोई भी बच्चा शो नहीं हो रहा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अच्छा हम कह रहे थे बात कि अल्फा ऑप्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की और उसने पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज किया, फिर नीचे कैपिलरीज में जो एक्सचेंज हो रहा था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का उसको इंक्रीज किया। तो अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और उसने आपके ब्रीदिंग रेट को, वो एक्सचेंज को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल कर दोगे और बॉडी के अंदर से तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये तो एक नेगेटिव फीडबैक हो गया। सेकंड में लिखा हुआ है कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ, उसने इंसुलिन की प्रोडक्शन की। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ये एक जनरल सी बात है, इंसुलिन ने क्या करना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है। अगेन नेगेटिव वाली बात हो गई कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ, उसने उसको इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, पर इंसुलिन ने आके उसको दोबारा खत्म कर दिया। थर्ड के अंदर टेम्परेचर राइज हुआ, उसने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि उसने टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया। अगेन नेगेटिव वाली बात आ गई। लास्टली इज मूवमेंट ऑफ सोडियम। अब इसमें क्या होता है कि एक नर्व आपके पास है, मैम उसके आपकी अंदर आवाज बहुत कम आ रही है। अब बेहतर आ रही है? नो मैम, अच्छा सही आ रही है। ठीक है ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में कहा कि एक नर्व के अंदर सोडियम थोड़ा सा एंटर हुआ, उसने पोटेंशियल चेंज किया। अब उस पोटेंशियल के चेंज होने की वजह से ना सोडियम पहले से ज्यादा एंटर हो गया। अब एक इतना अच्छी खासी अमाउंट में सोडियम एंटर हो गया कि जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो स्पाइक, वो बिल्कुल पीक पे चला गया है, ठीक है। तो ये जो सोडियम वाली मूवमेंट है ना, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज अ विशियस साइकिल की एग्जांपल कि सोडियम एंटर हुआ सेल के अंदर, उसने मजीद सोडियम काउंटर कराया, मजीद मजीद मजीद, और इतना ज्यादा हो गया कि वो बिल्कुल पीक पे जाके एक्शन पोटेंशियल को हिट कर दिया उसने। और जो नर्व सिग्नल था
वो ट्रांसमिशन हो गई है उसकी, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक कि कॉज और जो प्रोडक्ट है उनका एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसने ही अपने कॉज को इनहांस करके मजीद प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें अ फॉरेन पार्टिकल हैज गेन एक्सेस टू द साइटोप्लाज्म, द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन टू डाइजेस्ट द पार्टिकल इज शोन बाय व्हिच ऑर्गेनेली। अब हमने देखना है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आने का मतलब है कि अब उस पर कोई ना कोई ऑर्गेनेली जो है वो अटैक करेगी ताकि हम उसको बाहर निकालें, क्योंकि हमें तो फॉरेन पार्टिकल नहीं चाहिए, वो आके हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो कि आके उनको फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे और उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं जी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं होते। क्या वो डीएनए होता है? नहीं, डीएनए सिर्फ ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, डीएनए हो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा उसको। लाइसोसोम होंगे जी, लाइसोसोम ही होंगे क्योंकि उसके अंदर वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। कोई भी लेट्स से कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, उसने सेल के अंदर एंट्री कर ली है, अब लाइसोसोम उसके साथ जाके उसको पहले तो इनगल्फ कर लेंगे, पहले उसको जैसे कहते हैं ना खा लेंगे, खाने के बाद करेंगे कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे और वो ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाकी जो डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर होगा हम उसको जाके सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाज चार्ली, लाइसोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होते हैं उनका तो फंक्शन ही कुछ और होता है, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, हमारे पास अल्फा में उसने कहा है कि मोनोसाइट्स engulf the normal cells to destroy and balance the cellular number। ऐसी बात नहीं है, मोनोसाइट्स ना एक्टिव नहीं होते। मोनोसाइट आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स की तो एक टाइप हो गई कि हाँ मोनोसाइट्स हैं, हाँ जी ठीक है, लेकिन उन्होंने जब एक्टिव होना होता है ना, फर्स्ट दे गेट कन्वर्टेड टू मैक्रोफेजेस एंड देन दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट डायरेक्टली किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं, इनगल्फ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल सेल्स को, भाई हमने नॉर्मल सेल्स को क्यों डिस्ट्रॉय करना है? नॉर्मल सेल्स की डिस्ट्रक्शन तो कहीं और आएगी ना, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया कोई, कि हमारी बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स हैं वो खुद से अपने नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करें, हम वो डिजीज तो कह ही नहीं रहे, तो नॉर्मल सेल्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं करते। सेकेंड में वो कह रहे हैं कि ओनली मैक्रोफेजेस एंड सम व्हाइट ब्लड सेल्स हैव द एबिलिटी टू फेगोसाइटोज द फॉरेन पार्टिकल्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ मोनोसाइट है। मोनोसाइट ना एक्टिव होकर मैक्रोफेज बनेगा, अगर ये मेरे पास डायग्राम भी है कि मोनोसाइट है वो एक्टिव हुआ एंड मैक्रोफेज बना। अब मैक्रोफेज आगे अब फर्दर अपनी टाइप्स में कन्वर्ट होगा और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उसको इनगल्फ करेगा एंड देन वो अपनी फेगोसाइटोसिस वाली एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। और जो फाइबर सेल्स है, कुछ फाइबर सेल्स जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, बाकी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं ना कि वो अलग अलग कर रहे हैं। देन हमारे पास आते हैं पिनोसाइटोसिस, बल्कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गई है एंड दैट इज बीटा। पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि वाटर जो है वो उसको इनगल्फ करना, ठीक है, दैट इज पिनोसाइटोसिस। तो वो फिनोमेना एक्टिनोमायोसिन शो करें, ऐसा नहीं होता। एक्टिनोमायोसिन अगर हमें याद हो तो मसल के स्ट्रक्चर के अंदर हमने बल्कि आगे पढ़ना भी है मसल के अंदर, तो मसल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है एक्टिन होती है और एक मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं और वो मिलके एक जी स्कीम बनाती हैं और वो सारा उसका मॉडल होता है, वो सार्कोमेर जो बनता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, लेकिन एक्टिनोमायोसिन मसल की प्रोटीन्स होती हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स are करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज बीटा। मैम एक देन बात क्वेश्चन नंबर पूछना 12 है। है। जी जी पूछे। मैम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओनली मैक्रोफेजेस एंड वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन हाँ जी, मैक्रोफेजेस और वाइट ब्लड सेल्स के अलावा हम लोगों ने पढ़ा है लाइसोसोम्स की तो डाइजेशन करते हैं ना फॉरेन पार्टिकल्स की, तो जब हम स्टेटमेंट में ये डिफेंसिव सेल्स, प्रॉब्लम नहीं। जी जी देखिए, आपने ना बेस्ट पॉसिबल आंसर देखना होता है कि आपकी चार जो ऑप्शन दिए हुए ना उसके अंदर से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है, तो आपको इसके अलावा कौन सी वाली ऑप्शन ठीक लग रही है? फिर तो यही ठीक है। जी फिर तो यही ठीक है, क्योंकि हमने देखना कि हमारे एमसीक्यू में क्या पूछा हुआ है और हमारा आंसर उसके मुताबिक क्या बनता है। वरना आपकी बात ठीक है कि लाइसोसोम्स होते हैं, उनका भी काम ही है कि उन्होंने इनगल्फ करना होता है उसको, ठीक है, लेकिन दैट इज एन ऑर्गेनेली, दैट इज नॉट अ सेल, ठीक है, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो अगर हम उस हिसाब से भी बात करें ना तो यहाँ पर हमारे पास सारे सेल्स मेंशन किए हुए हैं, तो हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात अभी नहीं करें, लेकिन लाइसोसोम भी करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है, उन्होंने फेगोसाइटोसिस ही करनी होती है, ठीक है। आई गेस आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर्स हैं बेस पेयर से बने होते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि एक का पेयर दूसरा वाला कौन सा है, ठीक है,
तो हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, जो नेचुरली बनते हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, आप उसको एक निमोनिक से याद कर लो, ATGC, 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 ठीक है। तो एडेनिन विल ऑलवेज मेक अ पेयर विद थायमाइन एंड guanine विल ऑलवेज मेक अ पेयर विद साइटोसिन। वो ऐसे भी हो सकता है कि AT या TA बन जाए, GC या CG बन जाए, लेकिन बनेगा हमेशा इन दो चीजों का, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा वाज करेक्ट ऑप्शन, एडेनिन एंड थायमाइन। Next, question number 13 is an unidentified foreign particle is started. It is found to be only RNA containing. Which of the following is absent in this region? अब एक स्टडी किया है, एक फॉरेन पार्टिकल था, उसको स्टडी किया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर एब्सेंट होगा? तो कौन सा स्ट्रक्चर है का Thiamine. उस एग्जैक्टली थायमिन की जगह कौन सा चीज होगी उसके अंदर? Uracil. जी, एक्सीलेंट। तो थायमिन जो है उसके अंदर एब्सेंट होगा, यूरासिल उसके अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि वो आरएनए कंटेनिंग है। देन हमारे पास एक खूबसूरत सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इज नर्न्स इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फाइंड द करेक्ट ए एंड बी। अब इसके अंदर ये जो ए और बी था हमने वो फाइंड करना था। अब इसमें होता है क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम उसके अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं, पुट इन करते हैं एंड देन वी गेट द रिजल्ट, और वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि ऐसा पोटेंशियल बन जाता है आयन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि अब वो मेम्ब्रेन जो है वो चार्ज हो गई क्योंकि उसके दोनों साइड्स पे आयन है, आयन पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी अगर मैं चेंज कर दूंगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो जो जो है हमारे पास नर्व सिग्नल है उसकी ट्रांसमिशन हो जाएगी, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको फाइंड करने का इक्वेशन इज नर्व्स इक्वेशन। अब इसके अंदर ए क्या होता है और बी क्या होता है, कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है? Ma'am, concentration inside divided by concentration outside. एक्सीलेंट। तो बीटा Beta इज द जी एक्सीलेंट, बीटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, खत्म, आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ ड्रग इज यूज्ड। ड्रग बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं मेडिसिन, तो ड्रग का मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन, ठीक है। हमने एक ऐसी मेडिसिन ली है जिसने सॉल्टेटरी एक्शन ऑफ नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमिनिश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व इज डिस्टर्ब? ओहो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ, डिस्टर्ब्ड इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अब क्या है कि एक ऐसे ड्रग ने सॉल्टेटरी एक्शन खत्म कर दिया। सॉल्टेटरी एक्शन क्या होता है? एक नर्व का वो जहां से जो इम्पल्स है वो जंप करके जा रही होती है, वो हमारे पास नॉड्स ऑफ रेनवियर बन रहे होते हैं, और उसके ऊपर से जो इम्पल्स है ना वो जंप करके, जंपिंग का फायदा क्या होता है? इम्पल्स जल्दी पहुंच जाती है आगे, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, वो जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल चाहिए होते हैं हमारी नर्व टर्मिनल से तक। तो यहाँ पर अगर सॉलिडरिटी एक्शन खत्म हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। इस वजह से इसका आंसर वाज चार्ली, कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और मजीद एनर्जी कंजम्पशन पर ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास खूबसूरत सी एक डायग्राम दिखाई हुई है जो कि हम लोग एफएससी में कर करके थक गए हुए हैं। क्या चीज है ये आपके सामने? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली। इसको हम और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल की करेंसी बना रहा होता है। सेल की करेंसी क्या होती है? ATP. एटीपी। एटीपी, एग्जैक्टली। तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इसने कि जो आपको खूबसूरत सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये करता क्या है, इसका काम क्या है इसके अंदर से? तो ये सेल की करेंसी बना रहा है, जी बना रहा है, एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है, जी कर रहा है, दोनों एक ही चीजों के नाम लिखे हुए हैं। चार्ली ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो हम लोगों ने, अगर एफएससी का हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो कि हमने फॉस्फोराइलेशन देखी थी कि भाई सब हमने बना दिया, उसके अंदर से सारा साइकिल हो गया कंप्लीट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, उसकी साइकिल्स का एक पार्ट उसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैसे प्रोडक्शन हो रही है, एक ही चीजों के नाम तीनों लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एनर्जी बनाई हमने, एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी बनाई, सेल करेंसी एटीपी बनाया, एक ही चीजों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। देन हमारे पास 17th क्वेश्चन है, abrupt pulse like changes in the membrane potential that spreads rapidly along the nerve fiber membrane is? क्या है बच्चों ये? Action potential. जी एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आपके जितने भी टेस्ट होंगे ना उसमें सबसे इजी वाला टेस्ट यही बना हुआ है और सबसे इजी चैप्टर यही था। अब इसके अंदर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की ही डेफिनेशन दी हुई है कि एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसके अंदर सारे एक एब्रप्ट से चेंजेस आए हैं जिसने स्प्रेड किया है, रैपिडली स्प्रेड किया है। रैपिडली स्प्रेड करने का फायदा क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत जल्दी सिग्नल ब्रेन से अपने टर्मिनल तक चाहिए होते हैं, अपने रिसेप्टर तक चाहिए होते हैं, रिसेप्टर से फिर ब्रेन तक चाहिए होते हैं, सॉरी रिसेप्टर से ब्रेन एंड देन ब्रेन से रिसेप्टर तक चाहिए होते हैं, और बहुत रैपिड चाहिए होते हैं क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है डेली वो बहुत फास्ट होती है, तो उतनी ही फास्ट उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी, एक्शन पोटेंशियल को भी मूव करना चाहिए। देन हमारे पास सॉलिडरिटी कंडक्शन है, इसकी एक वैल्यू रट लें, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, जो मैक्सिमम इट कैन रीच अप टू 100 मीटर पर सेकेंड।
देन क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा बल्कि इसमें कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो किस स्पीड से जो है वो कंडक्शन कर रही है, ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। Then question number 19 is the least strength of stimulus which can excite the excitable tissue is called. Excitable tissue का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा टिश्यू है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्साइट हो सकता है, ठीक है, जैसे आपके हार्ट के सेल्स हैं या जैसे आपके मसल्स हैं, नर्व्स हैं, जो एक्साइट हो सकती हैं, या आपके एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं। जो एक्साइट नहीं हो सकते हम उसको नॉन एक्साइटेबल कह देते हैं। अब एक ऐसे एक्साइटेबल टिश्यू है जो एक्साइट हो सकता है किसी स्टिमुलस से, उसकी लीस्ट स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए, उस स्ट्रेंथ को इन चारों में से कोई एक नाम देते हैं। अब वो नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रियो बेस। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो चीज होती है रियो बेस, कि कौन सा एक लीस्ट वैल्यू थी स्टिमुलस की जो मैंने दी और मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, रियो बेस हो गया। और इसके ही साथ साथ आपने एक चीज और याद रखनी होती है, क्रोनेक्सी। वो क्या होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसा टाइम जहां पर आपके पास नॉर्मल रियो बेस का डबल इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल रियो बेस हमारे पास ये थी कि लीस्ट स्ट्रेंथ इतनी चाहिए थी, क्रोनेक्सी हुआ उतना टाइम जहां पर हमें रियो बेस से डबल, नॉर्मल रियो बेस से डबल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर उसने पूछा हुआ है वो पूछा है कि लीस्ट स्टिमुलस, तो दैट इज रियो बेस। और अगर वो टाइम के रेफरेंस में पूछता है डबल रियो बेस का इफेक्ट, तो दैट वाज क्रोनेक्सी। तो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू के लिए इज अल्फा। Then is why nerve signal only propagates in one direction. One direction में क्यों कर रहा होता है वो propagate? ये ना हमारे पास जो मेम्ब्रेन है ना नर्व की, ये चीज अगर आप बच्चों को नहीं पता तो नोट कर लें कहीं पर। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन होती है। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन का मतलब ये होता है कि वो एक डायरेक्शन के अंदर है। और ऐसा क्यों? जब भी एक नर्व स्टिमुलेट होती है ना, उसके साथ क्या होगा कि वहां पे सोडियम की जो है इम्बैलेंस होता है, राइट। सोडियम गेट्स वहां पर ओपन होते हैं और सोडियम ने जो है वो मेम्ब्रेन के इनवर्ड रश करना होता है ताकि सेल के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल एक सेगमेंट के अंदर जनरेट होता है ना, मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखा सकूं यहाँ पर, कि ये एक मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे सोडियम का चैनल था, ठीक है। सोडियम चैनल से सोडियम इनवर्ड रश किया, अब अंदर जो है ना वो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब पॉजिटिव पोटेंशियल एक साइड पे, तो एक साइड पे जनरेट हो गया या इतने सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया, मूव करेगा वो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, तो नेक्स्ट सेगमेंट वाला इतना पार्ट जो है वो पोटेंशियल चेंज हो गया, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल हो गया, फिर वो नेक्स्ट पार्ट इधर जो जंप किया इतना हो गया। अब अगर इस पार्ट के अंदर पोटेंशियल जनरेटेड है इस टाइम पर, तो ये जो पीछे वाला है इसके जो सोडियम चैनल्स थे उनको बंद होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अब एक जगह को दोबारा रीएक्साइट करने के लिए, इसको वापस पीछे जाने के लिए यहाँ पे चैनल्स को भी तो दोबारा रीएक्साइट होना पड़ेगा ना। अब वो रीएक्साइट कब होगा? जब वो पहले बंद होगा फिर रीएक्साइट होगा। उतनी देर में ये वाला जो इम्पल्स है ना वो काफी आगे चला गया होगा। इस बात की अगर नहीं समझ आई